गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। हम लोग का आज क्लास बहुत दिन के बाद हो रहा है, लगभग 15 से 18 दिन के बाद। कुछ हेल्थ इशू था, इसके कारण क्लास नहीं हो पाया। चलिए आज हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स FR। आज डेट है 7/12/2022 और हम लोग का क्लास है फंडामेंटल का 7th। फंडामेंटल राइट FR, इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं हिंदी में। हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन पहले कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे। फंडामेंटल राइट्स, इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, घोषणा पत्र भी कहते हैं, ये मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं और कहाँ पे सबसे पहले कहा गया, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग को जानना हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल राइट भाग 3 में वर्णित है और आर्टिकल 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। ये टोटल जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय 7 था, अभी फ़िलहाल में 6 है, क्योंकि ये जो हमारा पैसा वाला था, धन जो विधेयक था, उसको हटा दिए। उसको 31 में जो हमारा संविधान था, संपत्ति का अधिकार जो हम लोग का था, आर्टिकल 31 में उसको हटा के 300A में कर दिया गया। तो अब हमारे पास कितना टोटल मौलिक अधिकार है, तो 6। और मौलिक अधिकार किसको कहते हैं, तो जो आर्टिकल 12 से 35 तक में वर्णित है, जो भी लिखा हुआ है वही हमारा मौलिक अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार को 31 में था तो उससे हटा के कोई और आर्टिकल जैसे 300A में रख दिया गया, तब तो इसमें नहीं रहा, 12 से 35 तक में नहीं रहा। तो जब इसमें नहीं है तो वो मौलिक अधिकार नहीं, अधिकार है मेरा अभी भी वो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रहा। कौन? संपत्ति का अधिकार। तो पहले 7 अभी 6 है। और हम लोग आर्टिकल 12 पढ़ चुके थे, राज्य की परिभाषा। उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाह सभी आते हैं। इसमें हम लोग बहुत ये ब्रीफ जानकारी हम लोग लिए थे आर्टिकल 12 में, राज्य की परिभाषा में। अब हम लोग आर्टिकल 13 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 13 का भी 13 का 1, आर्टिकल 13 को 4 भाग में बांटा गया है। 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, 13 का 4। तो हम लोग पहले तो थोड़ा थोड़ा सा जानकारी सबका ले लेते हैं, फिर एक एक करके सबका विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। जैसे 13 का 1 जो था वो हम लोग का क्लास हो चुका है। 13 के 1 में पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल 13 के 1 पे ही चर्चा की है। इसमें क्या है, संविधान बनने से पहले का कानून। इसका मतलब क्या है कि 13 जो है, पहले ये समझिए हमारा जो आर्टिकल 13 है वो हमारे फंडामेंटल राइट का रक्षक है। आर्टिकल 13 के तहत ही हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा है। तो एक्चुअली हम जा तो किसी भी आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, बट उन जो निर्णय लेंगे सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट, वो आर्टिकल 13 के ही तहत लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 13 में ही न्यायिक समीक्षा का वर्णन है। तो न्यायिक समीक्षा कहते किसको हैं, ये भी हम पहले बता चुके हैं, ऐसे आज भी शॉर्ट में बताएंगे। पहले यहाँ देखते हैं। तो 13 के 1 में क्या है कि संविधान बनने से पहले का जो भी कानून था वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो वो कानून को नग्न मान लिया जाएगा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट उसको कह देगा कि आपका कानून महत्वहीन हो गया, आपका कानून को हम कट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। ठीक है। तो इसमें भी जो था आर्टिकल 13 के 1 में हम लोग पढ़े थे आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे क्या था, आच्छादन का सिद्धांत क्या था, ढकना, मतलब कानून सिर्फ नहीं ख़त्म करना, पूरा का पूरा कानून नहीं ख़त्म करना, उसका एक पार्ट को, एक आर्टिकल को ढक देना, वो भी हमेशा के लिए नहीं। अभी 4 साल के लिए ढके हैं, 5 साल के लिए, फिर 5 साल बाद अगर इसका ये जो कानून है उसमें सुधार संशोधन करके लागू करें जिससे कि हमारा फंडामेंटल राइट का मतलब हनन ना हो, तो फिर से ये कानून लागू हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत। मतलब उसको हमेशा के लिए नहीं ढकना। इलिप्स मतलब कैसे कहते हैं, मून इलिप्स, सन इलिप्स, मतलब ढकना, ग्रहण। तो वैसे ही ये आच्छादन का सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। अधित्याग का सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ बेवियर। इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति अपने मन से जो है फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकता, अधित्याग का। आच्छादन का हो गया। और पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है कि जैसे कोई भी कानून है उसको धारा में डिवाइड किया जाता है। जैसे आर्टिकल 13 का 1 है, 2 है, 3 है। ये क्या है, आर्टिकल 13 का धारा है, प्रथम धारा, दूसरा, तीसरा, चौथा।
अब हम इसके क्या करें, आर्टिकल 13 रहने दे और ये तीनों धारा चारों धारा को ख़त्म कर दे तो इसका कुछ महत्व रहेगा नहीं। तो वही जो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत में है कि अलग अलग करके उसको ख़त्म कर देना। तो आप ख़त्म ही कर दीजिएगा कानून को तो फिर मेन ही कानून का क्या मतलब है। तो ये हमारा आर्टिकल 13 का 1 कहता है, यानी संविधान बनने से पहले जो भी कानून लागू थे हमारे भारत में वो अगर अभी भी लागू है और हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। अब 13 का 2 आया, तो 13 का 2 में क्या है कि संविधान बनने के बाद भी अगर कोई कानून ऐसा लागू हुआ है जो हमारे फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ख़त्म माना जाएगा। तो ये हनन मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को, ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारा फंडामेंटल राइट को ये हनन कर रहा है ये नियम, तो सुप्रीम कोर्ट। और वो नियम को रद्द कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट है। यानी 13 का 2 और 13 का 1 खत्म हो गया। 13 का 2 ही आज हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली विस्तृत करके, लेकिन बस पहले हम लोग एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया हम लोग जो पिछले पढ़े थे वो आप लोग भी शायद भूल चुके होंगे। तो 13 का 2 खत्म और 13 का जो तीसरा है वो क्या है, विधि की परिभाषा है। विधि की परिभाषा मतलब कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी नियम को ही विधि की परिभाषा कह देते हैं। विधि की परिभाषा क्या है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल नियम बनाए वही तो विधि की परिभाषा हो गया। इसमें क्या क्या आता है, जैसे अध्यादेश आता है, आदेश आता है, अधिसूचना आता है, नियम आता है, उपविधि, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, इसमें किसमें आता है, विधि की परिभाषा में आता है। और 13 का जो चौथा है वो क्या है, संविधान, ये 24वां संविधान संशोधन करके 1971 में ये 13 का चौथा जोड़ा गया था। ये कौन जोड़े थे, इंदिरा गांधी जोड़े थे। क्यों जोड़े थे, तो कार्यपालिका के पक्ष में यानी सरकार के पक्ष में, अपने पक्ष में जो है इंदिरा गांधी इसको लागू की थी। क्यों की थी, जरा इस पर हम लोग समझते हैं कि ये जो सारा कानून था ये क्या था, ये हम लोग का हक में बात कर रहा है कि आपका अगर कोई कानून कौन बनाता है, कार्यपालिका यानी संसद। तो अगर कार्यपालिका का कोई भी नियम हमारे फंडामेंटल का हनन कर रहा है तो उसको न्यायपालिका द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये बताया गया, तो इंदिरा गांधी क्या की कि 24वां संविधान की, हमारे जो संविधान है उसमें 24वां संविधान संशोधन कर दी, मतलब 24वां संशोधन की 1971 में ये संशोधन हुआ। और इसमें बताया गया कि ये जो जितना भी ये नियम है 13 का 1, 2, 3 वो 13 के 4 पे लागू नहीं होगा। मतलब ये जितना भी कानून नियम है 13 में वो 368 पे लागू नहीं होगा। 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन का बात करता है। संविधान संशोधन हम कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 368। तो ये क्या कह दिए कि इसका कोई भी जो अधिनियम है वो 368 पे लागू नहीं होगा। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाके देखिएगा। तो 13 का 4 यही कह रहा है, हम लोग शॉर्ट में अभी बताए। 13 का 4 क्या कह रहा था कि जितना भी नियम है वो 368 पे लागू नहीं होगा। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, 13 का आर्टिकल 13 का तीसरा आर्टिकल 13 का दूसरा क्या कहता है कि संविधान के पश्चात जो विधियां बनी हैं वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए क्या है कि इसी में आर्टिकल 13 के दूसरा में ही न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा किसको कहते हैं, अब ये भी इस पर भी चर्चा पीछे की है, लेकिन फिर से मैं आज बता देती हूँ। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ही कार्यपालिका के कार्य एवं कभी कभी विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षण यानी रिव्यू करना। रिव्यू का जो प्रावधान है वो न्यायिक समीक्षा ही तो देता है, किसको, न्यायपालिका को। किसके खिलाफ, तो कार्यपालिका के खिलाफ तो होता ही और कभी कभी विधायिका के खिलाफ भी हो जाता है। न्यायपालिका जो है इसका न्यायिक समीक्षा करेगी और देखेगी कि अगर जो वो नियम, कानून, विधि जो कार्यपालिका बना रही है वो हमारे संविधान के जो मूल ढांचा है उसके अनुरूप नहीं है तो क्या करेगी, उस नियम को ख़त्म कर देगी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। और न्यायिक समीक्षा जो है वो यूएसए से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा ये तो हम लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जो भी है वो पहले चीज़ तो 70% हमारे संविधान में जो वर्णित है वो 1935 के अधिनियम से है और जो 30% बचा उसमें 70 से भी अधिक देशों से कुछ ना कुछ उधार लिया गया है भारत के संविधान में। तो वैसे ही जो ये न्यायिक समीक्षा है वो यूएसए से लिया गया है और फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
न्यायिक समीक्षा का अधिकार ये क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलता है? तो 13, 32 और 226 के तहत जो है इसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिलता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है न्यायिक समीक्षा का। 226 के तहत हाई कोर्ट के पास अधिकार है न्यायिक समीक्षा का। चलिए, न्यायिक समीक्षा भी हम लोग समझ गए। अब है कि अंतर क्या है इंडिया और यूएसए का जो न्यायिक समीक्षा है उसमें अंतर क्या है? अंतर करने का मतलब है कि जैसे हमारा भी न्यायिक समीक्षा है और वहाँ का भी, यूएसए का भी न्यायिक समीक्षा है, तो दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि हम तो लिए तो यूएसए से ही है, तो क्या एज ए इट ले लिए हैं, एज ए इट जो उसका लिखा हुआ था हम अपने में लिख लिए, या कुछ डिफरेंट करके लिखे हैं? तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर क्या है इंडिया और यूएसए के न्यायिक समीक्षा में। तो कह रहा है कि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल में वर्णित है कौन? न्यायिक समीक्षा। जैसे 13, 26, 13 हुआ, 26 हुआ और 226 इसमें सॉरी हाँ, तो 13, 26 और 226 जो है वो क्या है, हमको न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है। तो ये हमारे जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल में वर्णित है, और अमेरिका का जो संविधान है वहाँ आर्टिकल में वर्णित नहीं है। वहाँ एक केस आया था उसके थ्रू, जो है संविधान में लिखा गया है। उस केस का क्या नाम है? मॉर्नरी वर्सेस मेडिसन का केस आया यूएसए, और वहीं से जो है न्यायिक समीक्षा यूएसए ने ग्रहण किया। वो केस का कौन सा केस था? मॉर्नरी वर्सेस मेडिसन का केस था। तो यही अंतर है कि हमारे आर्टिकल में वर्णित है, यानी इंडिया में जो है आर्टिकल में वर्णित है, और यूएसए में जो है आर्टिकल में वर्णित नहीं है। यही अंतर है। क्वेश्चन आएगा कि इंडिया और यूएसए में अंतर क्या है न्यायिक समीक्षा में, तो इंडिया के आर्टिकल में वर्णित है और यूएसए के आर्टिकल में वर्णित नहीं है। अच्छा, दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? ज़्यादा पावर किसके पास है, यूएसए के न्यायिक समीक्षा में या इंडिया के न्यायिक समीक्षा में? तो इसका आंसर होगा इंडिया। क्यों? इसको जस्टिफाई करते हैं अपने आंसर को। जैसे अमेरिका का जो संविधान है बहुत छोटा संविधान है। अब कोई चीज़ ही छोटा है तो उसमें कितना स्पष्ट लिखेगा? तो अमेरिका का जो संविधान है बहुत छोटा संविधान है भारत के संविधान के मुताबिक। ये हम नहीं कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा संविधान अमेरिका है, नहीं। ये हम कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसके मुताबिक जो यूएसए का संविधान है बहुत छोटा संविधान है, और यहाँ के संविधान में एक एक नियम कानून साफ साफ लिखा हुआ है। हमारा जो संविधान है इंडिया का वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा संविधान है, तो इसमें एक एक नियम कानून जो है कि इस केस को ऐसे सुलझाया जाएगा, इस आर्टिकल में ये वर्णित है, ऐसे ऐसे। तो हमारा जो संविधान है उसमें एक एक चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, बट वहाँ का संविधान बहुत छोटा संविधान है, कुछ भी साफ वर्णित नहीं है। हर एक केस के लिए हर एक आर्टिकल वर्णित नहीं है कि इस, जैसे हमारा है ना कि संपत्ति का अधिकार इस आर्टिकल में है। अब मेरा कोई अगर संपत्ति का हनन कर रहा है तो उस आर्टिकल का हम दावा देके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जैसा केस आया तब वैसा वहाँ नियम कानून बन जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि तो मजबूत कहाँ का हुआ न्यायिक समीक्षा? तो इंडिया का। पावरफुल कहाँ का हुआ? इंडिया का, क्योंकि जहाँ पे संविधान में वर्णित है और जहाँ संविधान में वर्णित ही नहीं है, बस किसी केस के थ्रू लिया गया, वहाँ साफ साफ भी नहीं लिखा गया, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? इंडिया का न्यायिक समीक्षा जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है? तो फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है या नहीं? हाँ, सबसे इसका मतलब जो हम लोग का ये क्वेश्चन होता है, जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, उसमें ये क्वेश्चन आता है। जनरल कंपटीशन का एग्जाम में हम लोग का ये क्वेश्चन आता है। जैसे संविधान का जब भी व्याख्या होगा, संविधान से रिलेटेड कुछ भी होगा, संविधान का व्याख्या होगा, संशोधन होगा, कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ घटाया जाएगा, तो उसमें मिनिमम 5 जनों का जो जज है, 5 जज बैठेंगे ही, तभी वो उस संविधान का संशोधन हो सकता है, या कुछ जुट सकता है, या कुछ हट सकता है। मतलब संविधान का चर्चा करने के लिए ही मिनिमम 5 जज की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम आप कितना भी जज ले आइए, लेकिन 5 जज से कम में आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते, यानी संविधान का चर्चा, उसमें कुछ जोड़ने का, कुछ घटाने का काम नहीं कर सकते हैं। किसमें? संविधान संशोधन में 5 जनों का जज बैठेगा ही, पीठ बैठेगा ही, तभी आप उसमें
कुछ कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं कि फंडामेंटल में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। उसके बाद ये आर्टिकल 13 समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आर्टिकल 14 स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।